डेकोर बढ़िया कर लूं है ऐसे कर नमस्कार। एंगल। हस्तक्षेप साहित्यिक कलरव में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। हस्तक्षेप साहित्यिक कलरव में आप सभी का स्वागत है। ये देशभक्ति जो है वो केवल सरहदों पे भी नहीं होती। कई बार एक सच्चा पत्रकार कलम के माध्यम से भी एक ईमानदारी से देशभक्ति करता है। उन्हीं में एक नाम है वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु उपाध्याय का, जो 10 वर्षों से हस्तक्षेप को एक अच्छे ऊंचे मुकाम पर लेकर चले जा रहे हैं और इतनी ईमानदारी से वो अपने काम को कर रहे हैं कि कई विरोधों को झेलते हुए भी वो कहीं भी तनिक भी विचलित नहीं होते। मैंने उनके साथ एक सह संपादिका का पद उन्होंने मुझे दिया और मैंने इस हस्तक्षेप को ज्वाइन किया। तो हम लोगों ने एक साहित्यिक कलरव, एक कार्यक्रम को डिजाइन किया। साहित्यिक कलरव में लगभग 1 वर्ष होने को जा रहा है। तो इस देश के तुम देख रहे हो लोग जुड़े, साहित्यकार जुड़े इसमें। और आज हमारे साथ में डॉक्टर राजेश जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक साहित्य में अच्छा नाम है। केवल साहित्यकार नहीं है, वह बहुत अन्य विधाओं से भी जुड़े हुए हैं। और बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे। मैं माफी चाहूंगी कि हम लोग थोड़ा सा लेट है आज के कार्यक्रम में, लेकिन यकीन मानिएगा ये कार्यक्रम आपको सच में एक बहुत अच्छे मकाम पर लेकर जाने वाले हैं। हमारे साथ राजेश जी जुड़े। राजेश जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया राजेश जी, डॉक्टर कविता शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो धूमिल की बात मैं इस बात पे लेकर आऊंगी कि कविता में शब्दों के जरिए एक कवि अपने वर्ग के आदमी को समूह की साहसिकता से भर देता है। जब मैं उसे भूख और नफरत और प्यार और जिंदगी का मतलब समझाता हूँ तो मुझे कविता में आसानी होती है। जब मैं ठहरे हुए को हरकत में लाता हूँ तो उसकी उदासी टूटती है, ठंडापन खत्म होता है और वह जिंदगी के ताप से भर जाता है। तो कविताओं में इतनी ताकत होती है कि आज जो हम तीखी कविताएं लेकर जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समाज को बदलने का एक मादा रखती है। तो आज तीखी कविताओं के जरिए हम जुड़ते हैं। राजेश जी से उनका परिचय एक बहुत बड़ा परिचय है, वो हम अपनी बातचीत में लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं राजेश जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो पहले एक तीखी कविता से इस कार्यक्रम का आगाज करें। राजेश, स्वागत है। जी, मतलब हिंदुस्तान में एक हिस्सा रहा है हिंदुस्तान का कश्मीर, और कश्मीर हमसे छूटा रहा है बहुत सारे सालों से। उसमें बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा आतंकवाद आया, बहुत सारा पाकिस्तान का हिस्सा रहा, बहुत सारे विवादित चीजें रही। और मेरे ड्राइंग रूम में एक कालीन था कश्मीरी, मैं कश्मीर को उसमें देखता था। एक पुराना कालीन था घर में, कश्मीरी था। एक पुराना कालीन था घर में, कश्मीरी था। मैंने कश्मीर को पहली बार वहीं से जाना। फिर किसी घर में पहलगाम की एक खूबसूरत तस्वीर देखी। वो मेरे घर के कश्मीरी कालीन से ही खूबसूरत थी। 5वीं क्लास में टीचर ने कश्मीर को स्वर्ग जैसा बताया था। तब मुझे लगा कि कश्मीर सुंदर होगा। बहुत सालों तक फिर मैं कश्मीर को भूला रहा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। माँ बाप भी कभी उधर घुमाने ले नहीं गए। थोड़ा बड़ा होने पर जब मैं अखबार पढ़ने लायक और न्यूज सुनने लायक हुआ, कश्मीर बिल्कुल अलग तरीके से मेरे सामने आया। वहां के लोग कश्मीर को आजाद कराने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए आतंकवादी बन बैठे हैं। कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया है। औरतों और मासूमों के सर पर हमेशा मौत का साया है। आर्मी और आतंक ने जीना दुश्वार कर दिया है। कश्मीर से विस्थापित लोग हमारे इलाकों में शॉल सूट बेचते फिरते हैं। हम उनसे अपनी आदत के मुताबिक मोल भाव करते हैं। विस्थापित हैं तो और ज्यादा झुकेगा, गिरेगा। हमदर्दी, सहानुभूति अलग की बात है। तकलीफ किसी की हो, अपना पक्कापन तो रहना चाहिए। तकलीफ किसी की भी हो, अपना पक्कापन तो रहना ही चाहिए। कहानियों में उनके पुनर्वास और कैंपों के बारे में भी पढ़ा। एक राजधानी के महोत्सव में कुछ कश्मीरी पकवान चखे थे
कश्मीरी लोगों को उनके लबादों में भी देखा था, एक खास गंध उनके लबादों से आती लगी जो हमारी तरफ के ना नहाने वाले लोगों से आती है, जो हमारी तरफ के ना बहुत नहाने वाले लोगों से आती है। उनके मौसम की मजबूरियां शायद उनकी आदतों में बदल गई हूं थी। उनके चेहरे की नरमाई और सुरमाई ने आकर्षित किया, लेकिन उनमें भी जूझ की जूट चिपकी थी। लेकिन उनमें भी जूझ की जूट चिपकी थी। वो आकर्षण वहीं तक रहा, घर तक नहीं आया। घर पर सिर्फ कालीन, घर पर सिर्फ कालीन था। मेरे कश्मीर से वाबस्ता उनसे उनसियत उतनी भी नहीं हुई जितनी मुझे अपने घर के कश्मीरी कालीन से थी। कश्मीर मुझे अब यदा कदा घर का कालीन देखकर याद आता था। कश्मीर अब मुझे यदा कदा घर का कालीन देखकर याद आता था। कालीन के फंदों की बुनावट में कश्मीर हिलता दिखता था। कालीन के फंदों की बुनावट में मुझे कश्मीर हिलता दिखता था। कश्मीरी कालीन मुझे कालीन नहीं लगता था, किसी का हक और किसी के हक की लड़ाई लगता था। वाह। कालीन पर टिके गुलदान के नीचे के हिस्से, कालीन पर टिके गुलदान के नीचे के हिस्से और जहां गद्दी मसनद रखी थी, उसके कोने से झांकती मुझे एक राइफल की नाल नजर आती थी। गद्दे के नीचे जो कालीन की कोर दबी होगी, उस तरफ बैरिकेटिंग और कैंपों की छोलदारियां दिखाई देती हैं। कुछ धुंधुआता धुआं, कालिक, बर्फ की नरम सफेदी, शायद पुराना कालीन का रंग पुरानेपन की वजह से बोसीदा पड़ गया था। कभी कालीन पर सोते हुए किसी बच्चे की चीख, बूटों की आवाज और तड़-तड़ मशीन गनों की साउंड भी पैदा होती। मेरे कालीन में कश्मीर फैल गया था। मेरे कालीन में कश्मीर फैल गया था। ये सब मेरी जिंदगी में शामिल था ही कि मैंने अपने दोस्त के घर भी एक कालीन बिछा देखा। ये सब मेरी जिंदगी में शामिल था ही कि मैंने अपने दोस्त के घर भी एक कालीन बिछा देखा, कश्मीरी डिजाइन का, बेहद खूबसूरत, कंप्यूटराइज्ड, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दबाव। ये जो क्या खूबसूरत पंक्तियां हैं, पंक्तियां बहुत शानदार चल रही हैं। ये जो आपने अपनी पंक्तियों के जरिए एक पहाड़ का मौसम, एक दरिया आपने बहाया, कुछ ठंडा ठंडा मौसम बहा वहां से, वहां मैं लुत्फ ले रही थी कि अचानक आप मुझे गोलियों की तरफ ले गए। फिर उसके बाद ये कहानी एक चीखों में बदली। उसके बाद उनके रोजगार तक आप जिस तरीके से अपनी कविताओं को मोड़ कर लाए हैं, ये पूरा कश्मीर दर्शन आपने मुझे अपनी कविताओं में कहा। ये सच्चाई है। और ये देखिए कि एक छोटी सी कविता में, तीखी कविता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कवि संवेदनशील होता है। उसके मन में जो भाव उमड़ते हैं, वो लड़ने के लिए सभी के पास बंदूकें नहीं है। सभी लोग सरहदों पे नहीं जा सकते। मैंने जैसे पहले भी कहा था, कुछ लोग कलम की ताकत रखते हैं, और आपने अपनी कलम से एक कश्मीर का जो चित्र खींचा है, वो सच में ही कहीं ना कहीं हमको सोचने के लिए मजबूर करता है, हमें कहीं ना कहीं जगाता है कि देखिए कि हम लोग कालीन वालों से भी जिरह करते हैं। आपने छोटी छोटी बातों को कविताओं में लिया है कि हम वैसे तो बहुत बड़े कालीन बिछाते हैं, लेकिन कालीन वालों की हमारे घर में एंट्री नहीं होती। तो ये बड़े दुख की बात है। उसमें आपको राइफल की नोक नजर आती है। तो ये आपकी संवेदनशीलता को मैं नमन करती हूँ, और वाकई ही एक सोचने के लिए मजबूर करती हुई कविता है। तो राजेश जी, एक बहुत बड़ा जी 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 मैं अपने कहिए देश प्लीज। की समस्याओं को, मैं अपने देश की समस्याओं को अपने इर्द गिर्द महसूस करता हूँ। वो मुझ में वही पसरी रहती हैं, मेरे मेरे अजूद वजूद में पसरी रहती हैं। वो मेरे कालीन में पसर गई। ये मेरी तकलीफ है, तकलीफ है, बड़ी भारी तकलीफ है। जी ये सच में बताइए। एक बहुत संवेदनशील ये पसर गया, और आपने उसके बुनाई में जिस तरीके से कश्मीर देखा, सच में देखने लायक है कि हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है, हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है, वही देशभक्त है।
तो हम राजेश जी से तीखी कविताएं, थोड़ा सा झकझोर देने वाली कविताएं, कहीं से कहीं हमारे अंतर मन को छू लेने वाली कविता सुनते हुए चलेंगे। पहले मुझे एक बड़ा अपने मामले में बड़ा था कि कभी मैं संगीत से जुड़ जाती थी, तो कभी साहित्य से जुड़ जाती हूँ, तो कभी प्रकृति प्रेम मुझ में जाग जाता है। लेकिन कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारा एक रास्ता क्यों नहीं है। आज मुझे अपने ही जैसा एक शख्स मिले हैं, डॉक्टर राजेश जी, जो कि कई विधाओं में पारंगत है। कि पहले उनके बारे में जितना जितना मैं जानती गई और अचरज से बढ़ती चली गई कि वो एक बहुत अच्छे शास्त्रीय नर्तक भी हैं, वो एक साहित्यकार भी हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी है, उन्होंने कई पत्रकार भी हैं, उनके कई रूप है। तो उनके उनके जितने रूप हैं हम उन्हीं से जानते हैं कि पहले तो वो ये बताए कि उन्होंने क्या क्या किया है, और दूसरा फिर ये भी बताए कि वो इतनी विधाओं राजेश जी। हाँ भाई, फिल्में फिल्में मेरी जरूरत है। अलीगढ़ को मैं बरेली में लेके आया, 55 दिन शूटिंग चली। राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, हंसल ने मुझे, हंसल मेहता बहुत बड़े एक निर्देशक हैं, उन्होंने मुझे ढूंढा, जाने कहाँ से ढूंढ लिया पता नहीं, रातों रात। उसके बाद बरेली की बर्फी आई, सरबजीत आई और भूमि आई, तमाम फिल्में। लगभग 6,000 किताबों की लाइब्रेरी मेरे पास है। पढ़ता लिखता हूँ, एक जमाने से पढ़ता लिखता हूँ, जब मैं छठी क्लास में था तब से किताबें मंगाता रहता हूँ। पत्रकारिता भी की, फिल्में भी की, कविताएं भी लिखी, रिव्यूज भी किए, लगभग 200-250 रिव्यूज किए होंगे बड़ी अच्छी किताबों के। और मुझे एक मौका मिला अच्छी मैगजीन से उनसे मिलने का। मतलब हिंदुस्तान के तमाम बड़े साहित्यकार, शिवानी ने मुझे सेब और अमरूद बहुत छील छील खिलाए हैं। अमृतलाल नागर की हवेली में मैं उनके साथ, उनके पान वाले भरे हुए मुंह के साथ गुड़गुड़ करते हुए उनके किस्से सुनता था, है ना। विद्यानिवास मिश्र हो गए, विष्णु प्रभाकर हो गए, आप समझिए भीष्म साहनी साहब हो गए, अमृता प्रीतम हो गई उनके साथ, और इमरोज के साथ में मेरी बड़ी मुलाकातें। बहुत और मैंने बहुत इमरोज से खामोश मुलाकात मेरा एक बड़ा लेख भी है। और नामवर सिंह से मेरी बड़ी भारी लड़ाइयां रही हैं। और मैंने एक लंबा साक्षात्कार लिया शिवदान सिंह चौहान का, जो 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 प्रेमचंद की विरासत के आदमी थे। और अमृत राय से पहले जब प्रेमचंद की डेथ हुई तो हंस खाली हो गया था, तो शिवदान सिंह चौहान ने ही हंस को निकाला। उसके बाद अमृत राय के हाथ में आया, प्रेमचंद के बेटे के हाथ में। और बहुत बड़ी शख्सियत थे शिवदान सिंह चौहान। उनको कैंसर हो गया था, तो उनका अंतिम इंटरव्यू मैंने लिया, और वो 100 साल के जो सबसे अच्छे साक्षात्कार हैं उनमें पहले नंबर में छपा। मुझे बड़ा संतोष है। मैनेजर पांडे मेरे घर आके रुकते थे। हृदय हमारे पड़ोस के शहर शाहजहांपुर में थे, तो उनपे मैंने दूरदर्शन पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, है ना। डॉक्यूमेंट्रीज का भी सिलसिला है। लगभग 1400-1600 इंटरव्यूज मेरे ऑन स्क्रीन है, पर्सनैलिटीज पे और मेडिकल की फील्ड पर। होता रहे काम, ठीक है। कितनी बढ़िया बात है कि आपने अपने आप को साहित्य सेवा, खाली अपना साहित्य प्रेम से ही नहीं रखा। इन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों को जिनके नाम आपने लिए, ये हमारे देश के सारे ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और आज की पीढ़ी अमृता प्रीतम को बहुत अच्छे से जानती है, इमरोज के बारे में भी बहुत अच्छे से जानती है। मैनेजर पांडे जी का नाम है, नामवर जी का नाम है, ये सब बड़े साहित्यकार हैं। और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज आप हमारे साथ हस्तक्षेप से जुड़े हैं, और हम आपसे बात कर पा रहे हैं कि आपने काफी अच्छे अच्छे इंटरव्यूज किए हैं। तो सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि पूछने से पहले फिर एक और कविता लेते हैं, फिर अगला सवाल बाद में करती हूँ। एक कविता राजेश जी। सावन का महीना है, लोगों की श्रद्धा बहुत है भगवान शिव में। मेरी भी श्रद्धा भगवान शिव में बहुत है। और प्रदोष पूजनों का अब एक सिलसिला चालू हो जाएगा पूरे शहर में। हर शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में प्रदोष पूजन होते हैं। इन प्रदोष पूजनों में मैं भी गया हूं, लेकिन मैंने उसके बाद जो वहां स्थिति देखी है, तो मैं अपने भगवान से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन लोग भगवान से प्यार नहीं करते, लोग अपने आप से प्यार करते हैं।
तो जो स्थिति मैंने वो ये देखी। आपने बहुत अलग बात कही है। हाँ, जी जी राजेश जी, मैं लोग बीच में आपको रोक रही हूँ। आपने जी जी आपने जो लाइन बोली है कि लोग भगवान से ज्यादा अपने आप से प्यार करते हैं, इस बात को थोड़ा सा इस मंच पे, क्योंकि ये जो मंच है ये सच्ची बातें, सच्ची कहानियां और सच्ची पत्रकारिता के लिए मशहूर है, तो ये जो तीखी बात है कि लोग अपने आप से प्यार करते हैं, हाँ वो उसको थोड़ा डिफाइन हाँ करिए प्लीज। हाँ, प्रदोष पूजन। भूल गए सब नाचने गाने वाले, भूल गए सब नाचने गाने वाले, भूल गए सब ढोल बजाने वाले, सारे मंत्र सारी धर्म, जनता जाकर घुस गई बिस्तरों में, और जिसे सजाया गया था सबसे पहले, जिसको नवाजा जा रहा था करतल ध्वनि से, जिसकी जय जयकार के नारे गूंज रहे थे धरा पर, जिसकी वजह से जेबें खाली हो रही थी, जिसकी वजह से जेबें भरी जा रही थी, जो फूलों की आड़ में एक स्याह पर्दा था, जो लोगों की निगाह का चमकता तारा था, जो एक जादू था, एक अलौकिक था, जिसको अलौकिक बनाने में जूझा था पूरा एक समूह, जिसके नाम पर तस्करी और व्यापार करता था पूरा एक समूह, वो भी जाने कहां बिला गए। कुर्सियां उठ गईं, टेंट उखड़ गए, जलती रोशनियां बुझाने वाले आ गए, जनरेटर का तेल खर्च ना हो उसके हिमायती भी आ गए, और लोगों में प्रसाद बांटने वाला आदमी भी वहीं पड़ा है, मिट्टी का लौंदा, मिट्टी का लौंदा। सारे सम्मान पाने के बावजूद, सारे कीर्तन करवाने के बावजूद, सारे फूल उस पर गिरे, सारा चंदन उस पर लपेटा गया, खुशनुमा माहौल में फैली खुशबुओं के माहौल से लोग पगला गए, मिट्टी के लौंदे पर सोने चांदी के वर्क चढ़ाए गए, बाजे वाले बाजे के पैसे ले गए, पूजन की सारी सामग्री नगद ही आई थी, सबका व्यापार चला, पूजा का व्यापार चला, मोहल्ले, पंडितों, लोगों का व्यापार चला, माथे पर चंदन लपेटे लोग, जय जयकारे में डूबे लोग, अपने को ईश्वर के बहुत निकट पा रहे थे। ईश्वर उधार लाया गया था, ईश्वर उधार लाया गया था, पड़ा है चौखट पर बेसुत्था अब भी, पड़ा है चौखट पर बेसुत्सा अब भी, कल किस नाली की शरण लेगा कोई भक्त नहीं जानता, भक्त तो अपना उद्धार करके चला गया, ईश्वर का उद्धार कौन करेगा। क्या बात है राजेश जी, ये बहुत भक्त ज्वलंत भक्त समस्या, बहुत सही। भक्त तो अपना उद्धार करके चला गया। अरे भाई, जिस ईश्वर को मैंने देखा, जिसका सम्मान हो रहा था, वो सुबह नाली में बहाया, वो शिवलिंग मिट्टी का बना हुआ, वो मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई, जिसके सामने लोग नाच रहे थे, वो सुबह मेरे सामने सामने की गंदी नाली में बहाया गया। मैं भी भोलेनाथ से बहुत प्यार करता हूं, ये सच मैं भी में, हिंदू हूं, ये मैं भी बिल्कुल हिंदू आप हूं। सच कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही ये कह है रहे हैं, मेरी तीखी बात, बहुत सही कह ये रहे है हैं मेरी आप। तीखी बात। आपकी आपकी ये तीखी बात सच में एक बहुत मेरा बड़ी दर्द है, समस्या नहीं है, और इस मेरा दर्द, समस्या से मेरा दर्द है, मेरी परेशानी है, ये बंद ये होने आपकी चाहिए परेशानी प्रदोष जायज पूजन, है, मुझे प्रदोष बंद पूजन होने चाहिए प्रदोष होना पूजन, चाहिए, और बंद होने चाहिए व्यापार, बंद होने चाहिए पंडितों के ढकोसले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है राजेश शर्मा जी, क्योंकि मैं इस चीज से समस्या से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मुंबई में जो दुर्गा पूजन होता है, उसके बाद समुद्र में जिस तरीके से प्रतिमाएं बहाई जाती है, और मैं खुद उसी पानी में मैंने देखा था कि जब मैं दरिया की तरफ गई थी, तो वहां पैरों में जो माता का सर आ रहा था, और कहीं मिट्टी हाथ आती है, था, कहीं सर आ ऊपर, रहा है, तो वो हाथ आ रहे हैं, छिन्न हाँ भिन्न, ठीक बात। हाँ वो बड़ा छिन्न भिन्न सा, बड़ा मन को दुखद लगा कि हम इतना पूजन मंडन करने के बाद किस तरीके से, हम कौन सी श्रद्धा है ये, कौन सी भावना है, और जिसे हम पानी में बहा देते हैं, उसके बाद में उस पानी से, प्रदूषण से कितने जल जीवों का नुकसान होता है, वो भी एक समस्या है। और हम अपने आडंबरों में कुछ सोचते नहीं है, और पोल्यूशन के लिए आपकी रचना में काफी दम है कि हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है, यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है। तो आपकी कविताओं में जो समस्याएं की एक ध्वनि सुनाई दे रही है, और एक ज्वलंत समस्याएं है, आप धीरे धीरे इशारा करते चले जा रहे हैं कि हमें सुधरना चाहिए, वो बदलाव आने बहुत जरूरी है। और हस्तक्षेप मंच इसी काम में वर्षों से लगा हुआ है, गूगल से 2 बार सम्मानित ये मंच है, और इस मंच का हमेशा उद्देश्य ही रहा है
कि वो सही बात को बिना किसी से डरे इस मंच पे लाए। तो आपने बड़ी ईमानदारी से अपनी रचना को इसमें किया है। आपका हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस बात से। तो राजेश जी, ये तो हो गई कविताओं की बात है कि इतनी सारी विधाओं में आप कई किताबें लिखी हैं, तो उन किताबों का थोड़ा सा जिक्र हो जाए कि कौन कौन सी किताब है उसमें। कविताओं की किताबों में आपने कौन से हाँ, तेवर मेरी की मेरी कविताएं ली मेरी है, सबसे या पहले सभी सबसे सामाजिक तेवरों की है? जी जी हाँ, मेरी जी, सबसे आप बोलिए पहली बोलिए। किताब है आसमानों से बात चली आती है। आसमानों आसमानों से से आज। बात चली आती है। मेरे पास तो जितनी बातें आती हैं वो आसमानों से आती हैं। तो मेरी किताब का नाम ही है कि आसमानों से बात चली आती है। उसमें मेरी कुछ सही। कविताएं हैं, और मुझे अभी पसंद नहीं है वो सारी कविताएं, मतलब वो एक दौर था, और मतलब मैच्योरिटी के तौर पर, मतलब अब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, ठीक है ना। लेकिन इधर मेरे कई बताइए। कविता संग्रह तैयार हैं, एक अंग्रेजी में भी तैयार है, वो आ रहे हैं। और मेरी ये किताब है बौद्ध धर्म पे, हिंदी साहित्य और बौद्ध धर्म पे। एक किताब मेरी जो तो है वो हाँ जी, नहीं नहीं, आप कुछ कह अपनी रही। बात पूरी करिए वाले में। हाँ, हाँ, और एक बौद्ध किताब धर्म जो की है आपने मेरी, बात की ना। वो है हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो लेखक रहे हैं, डायरेक्टर्स रहे हैं, फिल्म के लोग रहे हैं, उन पर मेरी एक किताब है। और एक किताब मेरी अलीगढ़ पे आ रही है, अलीगढ़ फिल्म जो बनी थी, तो मेकिंग ऑफ अलीगढ़ पे एक किताब आ रही है मेरी, ठीक है ना। और लगभग 7-8 किताबों के मसौदे तैयार हैं। मैं बहुत अस्त इंसान हूँ, मैं उनको कंपाइल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे सारे दोस्त मुझसे कहते रहते हैं कि तुम क्या हो, तुम बकवास आदमी हो, ठीक है ना। तो नहीं, कोशिश कर आप रहा हूँ, बिल्कुल बकवास आदमी कर नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल बकवास नहीं, क्योंकि कई विधाओं से आप जुड़े हैं। लेकिन एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने एक बार जिक्र किया था कि आप शास्त्रीय नृत्य से आपका लगाव रहा, और आप अरे, उसके बारे में थोड़ा सा ये जिक्र करिए। मतलब मैंने ये आप मतलब बिल्कुल मतलब मैंने तो एक जुमला छेड़ा था, मतलब कमाल कर दिया आपने। वो मतलब मैं कहना नहीं उड़ाने चाह में रहा था, मैंने मशहूर है। बरसों बरस नहीं छुपा नहीं, छुपा के ये रखा मैंने बिल्कुल। आपकी एक मेरी बेटी जो है वो इंजीनियरिंग की लेकिन यहाँ तैयारी तो कर खुलनी रही चाहिए, क्योंकि मैंने है ना। आपसे हाँ, कहा ना। जी जी। मेरी बेटी जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, लेकिन वो चूंकि फुल्ली एकेडमिकली है, तो आज सुबह ही मैं उससे कह रहा था, मैंने कहा बेटा ऐसा है कि इंसान जीवन में जो बनना चाहता है, जरूरी नहीं है कि वो बने। तुम्हें ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए, तुम्हें इकोनॉमिक्स लेना चाहिए। मेरी अभी भतीजी ने कल आईईएस टॉप किया है, आईईएस, इंडियन बहुत बढ़िया बात, इकोनॉमिक बधाई। सर्विसेज को उसने टॉप किया है, मतलब इंडिया टॉप किया है। और बहुत उसको सुंदर, जब मतलब बहुत जब सुंदर उसने बात। आईआईटी क्रैक कर लिया था, तो उसके बाद उसने कहा, आईआईटी क्रैक में वो नहीं गई, आईआईटी में नहीं गई, वो गई हम्म, डीयू में बीए करने इकोनॉमिक्स से। आज उसने मतलब वाह। कमाल कर दिया है, मतलब लड़की ने, मतलब। तो मुझे उसी की याद आ रही थी, तो मैंने कहा कि मैं अपने लाइफ में डांसर बनना चाहता था। बहुत अच्छी बात। मैं अपनी लाइफ में एक क्लासिकल डांसर बनना चाहता था, और मैं सारे क्लासिकल डांसर्स का बहुत एहतराम करता हूँ, उनको मैं बहुत इज्जत देता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ, ठीक है ना। मतलब एज ए डांसर हो सकता है मेरी यात्रा बहुत अच्छी ना रहे, लोगों हम्म, को पसंद ना आए, मेरे माँ बाप को पसंद ना आए, और मैं एक बहुत नफीस डांसर होता। बहुत कलात्मकता थी मुझमें, बहुत अदाएं थी मुझमें। और वाह। मतलब मैं किचन भी संभाल लेता हूँ, मैं खाने बहुत अच्छे बनाता हूँ, मैं मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैं घर बहुत अच्छा संभालता हूँ, मैं बिजनेस भी अच्छा संभालता हूँ, मैं पत्रकारिता भी कर लेता हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ। मुझमें अगर एक आधा आदमी है तो एक आधी औरत भी है ना, जिसे कहते हैं मैं आपको अर्धनारीश्वर, तो आप अर्धनारीश्वर समझिए। कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पूर्णता वही है, पूर्णता वही है, जहाँ अर्धनारीश्वर है पूर्णता वही है। तो मुझ में ये सारी बहुत चीजें सही थी, बात। और हाँ, बहुत मतलब मुझे मीना कुमारी इतनी पसंद, मुझे उनकी अदायगी, मुझे मतलब जो जो एक कोमलता होती है, जो एक बहुत नाजुक ढंग होता है, चाहे वो शायरी में हो, चाहे वो कविता में हो, चाहे वो पर्दे की ओट में हो, मुझे वो इतना स्टिमुलेट करता है, मुझे इतना हॉन्ट करता है वो, कि मतलब मैं सिहर जाता हूँ उसके साथ।
तो मुझे लगता था कि मैंने कोशिश भी करी, मैंने देखिए कुछ साल किया भी, मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस भी की, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं एक घर का इकलौता लड़का हूँ, मुझे एक अलग तरीके से पेश आना चाहिए, है ना। तो मैं अलग तरीके से पेश आया, मैं डांसर नहीं बन पाया। देखिए ये मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि आपने शास्त्रीय नृत्य को इतना अपने उसमें बनाया, लेकिन वही एक बात आ गई कि सामाजिक दबाव या परिवार का दबाव की कलाकारों का द, एक अपना एक धर्म होता है, और कहीं ना कहीं हम लोग उसको, ये भी एक सामाजिक बुराई ही समझूंगी मैं, कि डांसर होना, और बिरजू महाराज जी जहाँ इतने बड़े कथक के वो रहे, और देश में जो 100% में कुछ प्रतिशत महिलाएं है, तो उतने ही बराबरी के प्रतिशत से आदमी भी उस डांस को अपनाए हुए हैं, क्लासिकल डांस को। ये हमारी विरासत है और हमारी परंपराएं हैं जिनको आपने वो रखना, लेकिन आज के समाज में ये लोग सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, साहित्यकार हो या कलाकार हो, कहीं ना कहीं हम उनको उतना सम्मान, उतना मन नहीं दे पाते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में, अपने स्ट्रगल में उलझ कर वो अपनी अपनी चीजों को छोड़ता चला जा रहा है। तो बातें तो चलती रहेंगी आपकी सॉफ्टनेस से। मैं फिर से आपको तीखी कविताओं की तरफ मोड़ती हूँ राजेश जी। एक और तीखी कविता के साथ आप हमसे रूबरू हुई हो, क्योंकि इस मंच का आपने जो टाइटल है तीखी कविता तीखे तेवर, तो आपकी सॉफ्टनेस के बाद हम उस तीखे तेवर की तरफ बोलना चाहेंगे। एक और कविता हो जाए। वो कहता मूर्त कला, वो कहता मूर्त कला, वो कहता अमूर्त कला, किसका क्या ठिकाना, किसको पता कि उसको पता। वो कहता कि मूर्त कला, वो कहता अमूर्त कला, किसका क्या ठिकाना, जिसको पता उसको पता, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। आप नाम के तोप हैं, आप नाम के तोप हैं, आपको बुलौआ आएगा, आप जाएंगे, दीप जलाएंगे, तो क्या कला प्रेमी हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है। आप तो मंचों पे देख चुकी होंगी ऐसी चीजें। आप नाम के तोप हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपको बुलौआ आएगा, आप जाएंगे, हैं, दीप जलाएंगे, तो आप क्या कला प्रेमी हो जाएंगे। चेखव की दुनिया नाटक के एन सेंसिटिव पॉइंट पर बजेगा आपका मोबाइल। बिल्कुल चेखव की दुनिया के नाटक के एंड सेंसिटिव पॉइंट पर बजेगा आपका मोबाइल, और आप रिसीव भी कर रहे होंगे, और आप रिसीव भी कर रहे होंगे, जबकि मंच से बार बार प्रार्थना की गई थी कि मोबाइल की आवाज से कलाकारों का ध्यान टूटता है। लेकिन आप तो चीफ गेस्ट हैं, लेकिन आप तो चीफ गेस्ट हैं, जैसे राजा प्रजा में शुमार होता ही नहीं है। आप कवच और कुंडल से सजे हैं, आप अपने कवच कुंडल किसी कलाकार को नहीं दे सकते, इंद्र ही क्यों ना हो। कथक का फुटवर्क जब हो रहा हो, तत्कारों ठाठों के साथ आपके सामने आप घूस का हिसाब लगा सकते हैं। कथक का बहुत सही। फुटवर्क जब हो रहा हो, तत्कारों ठाठों के सामने के साथ आपके सामने आप घूस का हिसाब लगा सकते हैं, पच्चापों को कैलकुलेटर में तब्दील कर सकते हैं। सही बात। आप आका हैं, निरीह जनता का क्या, वो तो सर्कस भी पटरे पर बैठकर देखती है। बहुत सही। पटरा पटरा सर्कस तो खत्म हो गई है, पीछे पटरे लगते थे। सही आप बात। तो आका हैं, निरीह जनता का क्या, वो तो सर्कस भी पटरे पर बैठकर देखती बैठ है। कर। जादू का खेल भी सबसे पीछे, जादू का सही। खेल भी सबसे पीछे, जिसमें जादूगरी दिखाई नहीं देती, जिसमें जादूगरी दिखाई नहीं जिसमें देती। जादूगरी दिखाई नहीं देती। या सरकारों का खेल भी सबसे पीछे बैठकर, बिल्कुल। या सरकारों का खेल भी सबसे पीछे बैठकर। सरकारी पैसा तो सबसे पहले आपके पास आता है उनके लिए, तब आप कलाकार बन जाते हैं, बहुत सही। उनके लिए तब तब आप आप कलाकार कलाकार बने। बन जाते हैं, सर्कस के हंटर बन जाते हैं, गायब करने वाले जादूगर बन जाते हैं, गायब वाह करने वाले वाह जादूगर वाह। बन जाते गायब हैं। करने वाले निरीह जनता जादूगर को, बने। निरीह जनता को जादू दिखता ही नहीं,
निरी जनता को जादू वाह दिखता ही नहीं। सर्कस में आपके कोड़ों की फटकार से शेर इधर उधर होते हैं, जगह बदलते हैं, इंस्पेक्टर, अफसरों और बिजनेसमैनों की तरह। आपसे बड़ा कला मर्मज्ञ और कौन होगा? कौन आपसे होगा, बड़ा सही कला बात। मर्मज्ञ और कौन होगा? कला मर्मज्ञ क्या, स्वयं कला, स्वयं कलाकार, स्वयं आप। वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छा आपने एक सच में आपने दिखाया कि किस तरीके से मेरी जो तो जनता कविता है वो जी, मेरी पीछे रह तो जाती है। कविता जी चीखें निकलती हैं, चीखें कविताओं में। ये आपकी चीखों में बहुत दम है और हस्तक्षेप इन्हीं चीखों को दर्ज करता है। ये उन आवाजों का मंच है जहाँ किसी की आवाज आवाज नहीं बनती, ये सबको वही मंच प्रोवाइड कराता है। और जिस तरीके से आपका साक्षात्कार चल रहा है और आपकी कविताएं चल रही है, मन तो यही है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत देर तक लेके चले, लेकिन अब समय हमको थोड़ा सा इजाजत नहीं दे रहा है। आपसे एक रचना की जो थोड़ा सा राजनीतिक तेवर की जो आप पढ़ते हैं उसको, वैसे तो सामाजिक तेवर में आपने सभी रंग घोल दिए हैं, और अब आपसे राजनीतिक तेवर की एक कविता और सुनते हुए फिर हम आपसे विदा चाहेंगे। आपका स्वागत है राजेश जी, बस एक कविता और निवेदन करती अच्छा, हूँ। अ, अ, मेरे ख्याल से मेरे पास एक कविता थी, वो आज मुझे मिली नहीं आपके कहने के बाद। लेकिन मैं एक कविता पढ़ दे रहा हूँ। वो कविता बिल्कुल राजनीतिक गलियारों पे, आज की सरकारों पे थी। चलिए, वो मुझे नहीं मिली, कभी किसी कोई मौका मिलेगा तो मैं आपको वो सुनाऊंगा। चलिए, एक कविता के साथ मैं अपनी आवाज को विराम देता हूँ। खुद की आवाज से खाली हो गया, खुद की ही आवाज से खाली हो गया, ऐसा एक बर्तन हो गया हूं मैं। मरे चमड़े को पीटने पर भी धप धप आती, पर मेरी आवृत्तियां क्या निस्पंद हो गई। बरजती हैं तो हड्डियां आपस में ही घिस घिस कर, कुछ निरावृत नहीं होता जब साफ करता हूं उसके चूरे के ढेर। जब साफ करता हूं उसके चूरे के ढेर, सहिष्णुता, निर्विकार, निर्लिप्त और भी ना जाने कितने बड़े बड़े मेरे यजमान थे, पंक्ति उठ गई हैं, ठिकाने उखड़ गए हैं, सहमतियां बदल गई हैं, पर अपनी ही आस्थाओं के खोखलेपन को बजा रहा हूं उस घंटी की तरह जिसके बीच की कड़ी को मेरे आदि पुरुष ने पहले से ही निकाल छोड़ा था। सहमतियां बदल गई वाह है, पर अपनी ही आस्थाओं के खोखलेपन को बजा रहा हूं उस घंटी की तरह जिसकी बीच की कड़ी को मेरे आदि पुरुष ने पहले से ही निकाल छोड़ा था। स्वर की आवृत्तियां मेरी ही चूक नहीं हुई, स्वर की आवृत्तियां मेरी ही चूक नहीं हुई, आस्थाओं और व्यवस्थाओं की भी। क्या बात है कि आस्था और व्यवस्थाओं पे जो आपने कुठाराघात किया है बड़ा तीखा रहा है। और धूमिल जी की इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेंगी कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश का संसद मौन है। तो इसी तीखे तेवर के साथ हम आपसे फिर कभी जुड़ेंगे। आज समय बहुत कम है हमारे पास में, और राजेश जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। हस्तक्षेप का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस तरीके के तीखे तेवरों को फिर से एक मौका दिया है, और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। जल्द ही हम इस कार्यक्रम में आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार। पालन किया, बहुत अच्छी बातें पूछी, मेरे अतीत को और मेरे वजूद को कुरेद लिया आपने। जो मैं किसी को नहीं बताता था वो आपको बता दिया, हस्तक्षेप को बता दिया। बहुत बहुत मैं बहुत खुश हूँ आपने यहाँ पे अपने मन की बात शेयर की और बहुत अच्छी कविताओं पे इस शाम को एक तीखा अंदाज दिया, समस्याओं की बात करी, देश की बात की। वही बात है कि पत्रकारिता सिर्फ एक सच्ची कलम की बात है, जो हम लोग लेखन करते हैं वो कोई आसान नहीं होता, बहुत सी समस्याएं हमारे सामने होती है, एक सच्चा लेखक वही होता है। तो राजेश जी जैसे लेखक की इस समय बहुत जरूरत है, देश को, समाज को। हाँ, मैं अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ और आपसे इनायत, विदा चाहती हूँ। शुक्रिया। इनायत, इनायत, इनायत आपकी। बहुत बहुत विदा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।